हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द लॉ एंड बियॉन्ड। एक बड़ा ही कॉमन और पॉपुलर लीगल प्रिंसिपल है जो कहता है कि whoever owns the soil, it is theirs up to the heaven and down to the hell। जिसका मतलब है कि जो भी ज़मीन है, जिसकी भी ज़मीन है और जो ओनरशिप है उस ज़मीन का, उसके ऊपर का आसमान जो भी एयर स्पेस है और बिलो द सॉइल जो भी चीज़ें हैं, ज़मीन के नीचे बीनीथ की जो चीज़ें हैं वो उसकी हैं और जो भी राइट्स उससे जुड़े हैं उसके होंगे। यानी कि जो लैंड का ओनर है वो ओन करेगा सरफेस भी, उसके नीचे के जो भी सब सॉइल्स हैं, मिनरल्स हैं वो भी, जो भी अंडरग्राउंड स्पेस है वो भी, और उसके ऊपर की जो एयर स्पेस है वो। लेकिन जब हम बात समुंदर की करते हैं, ओशन की करते हैं, सी की करते हैं, तो आखिर उस पर राइट किसका होगा, किसकी ओनरशिप होगी और कौन सा देश किस ओशन को कंट्रोल करता है और ओन करता है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जो कानून है सी का, समुंदर का कानून है जिसको हम लॉ ऑफ द सी कहते हैं, वो कैसे डेवलप हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से समुंदर में चीज़ें गवर्न होती हैं, इसको आज हम समझेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो समुंदर है उसका मालिक कौन है और उसकी ओनरशिप किसके पास होगी, क्या कोई कंट्री ओशियन को ओन कर सकती है या नहीं कर सकती है? देखिए, इसको समझने के लिए हमें एंशिएंट और मेडिवल टाइम पीरियड में जाना होगा। एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के टाइम में समुंदर, ओशियन को माना जाता था फ्री फॉर ऑल। उस टाइम भी वही था कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वही ओशन और समुंदर को कंट्रोल करेंगी। यहाँ तक कि स्पेन और पोर्चुगल ने 15th सेंचुरी में ये भी बोल दिया था कि जो समुंदर है, ओशियन है, वो पूरा का पूरा हमारा है। लेकिन इसी के उलट जो दूसरी कंट्रीज़ थीं जो उतनी पावरफुल नहीं थीं, उनका ये मानना था कि जो समुंदर है, जो ओशियन है, वो हवा की तरह है और जैसे कि हवा पे किसी का राइट नहीं है, कंट्रोल नहीं है और कोई उसको ओन नहीं कर सकता, उसी तरीके से समुंदर, ओशन पर भी किसी का हक और राइट नहीं है और कोई उसको ओन नहीं कर सकता है। इसी थ्योरी को डच के जो स्कॉलर हैं जिनका नाम है ह्यूगो ग्रेशियस, उस टाइम उन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया और उनका भी ये मानना था कि जो समुंदर है, ओशियन है, उस पर किसी का हक और किसी का राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि समुंदर निरंतर बह रहा है और उसकी कोई टेरिटरी और बाउंड्री, कोई सीमा नहीं है, और जिसकी कोई सीमा हद नहीं है उसको ना ही कोई ओन कर सकता है, ना ही किसी का उस पर कंट्रोल हो सकता है, ना ही उस पर किसी का राइट हो सकता है। इसी थ्योरी को हम कहते हैं मेयर लाइब्रम की थ्योरी, यानी कि फ्री सी, जहाँ सारी कंट्रीज, सारे लोग सब फ्रीली सेल कर सकते हैं बिना रोके, बिना टोके। और आज जो समुंदर का कानून है, जो लॉ, जो सी का लॉ है, वो भी कहीं ना कहीं इसी मेयर लाइब्रम थ्योरी से इंस्पायर्ड भी हुआ है। इसी के उलट एक और थ्योरी है मेयर क्लॉजम, यानी कि क्लोज्ड सी की थ्योरी, जो कहती है कि जो समुंदर है वो भी ज़मीन की तरह है और उसको भी ओन किया जा सकता है जैसे कि ज़मीन को किया जा सकता है। हालांकि इस थ्योरी को जो उस टाइम के पावरफुल एम्पायर्स थे वो इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास, जाहिर सी बात है कि उनके पास उस टाइम मिलिट्री कंट्रोल था, मिलिट्री पावर थी, और जो भी सी के जो रूट्स थे उनको एक्सेस करने की जो रिसोर्सेज और पावर थी वो उन पावरफुल एम्पायर्स के पास थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर कोई कंट्री अगर ओन कर भी सकती है अगर ओशियन को, समंदर को, तो वो किस हद तक, किस सीमा तक ओन करेगी और कंट्रोल करेगी। इसी को लेकर के 3 नॉटिकल माइल्स का रूल आया। जो भी कंट्री है, अब डिसाइड ये हुआ कि जो भी कंट्री है वो अपने समुंदर, सी और ओशियन का पार्ट उतना कंट्रोल करेगी जहाँ तक उनके जो तोप के गोले हैं, कैनन्स जो हैं, फायर किए जाएंगे, और जहाँ उनके तोप के गोले और कैनन्स जहाँ के गिरेंगे, जहाँ तक समुंदर में, वो समुंदर के, उतना समुंदर का हिस्सा जो है उनके टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। और इसी को हम कहते हैं टेरिटोरियल सी का कंसेप्ट।
और जो एंशियंट और मेडिवियल पीरियड में जो तोपों की रेंज थी वो एवरेज 3 नॉटिकल माइल्स थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया 3 नॉटिकल माइल्स रूल, जहां कैनन से, तोप से एक कानून बना। इसके बाद जैसे जैसे समय बदला, चेंजेस हुए, और जब इंडस्ट्रियल एरा आया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब समुंदर में ऑयल, गैस, सी बेडेड मिनरल्स मिलने लगे। तब सवाल उठा कि उस पे हक किसका होगा और जो भी राइट्स उस रिसोर्सेज से जुड़ी हैं वो आखिर किसकी होंगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने गठन किया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का, जो डिसाइड करता है कि टेरिटोरियल सी जो है वो क्या है, EEZ क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या हैं, हाई सी क्या है, और सी बेडेड जो नेशनल जुरिस्डिक्शंस हैं वो क्या हैं। जो भी पहले से रूल हैं, जो कस्टम हैं, जो एंशियंट और मिडिवियल पीरियड ऑफ टाइम से जो चले आ रहे हैं, उन्हीं को ये इनवाइब करता है और कोडिफाई करता है, और अपने एम्बिट में लेकर के इसी को नए रूप से जन्म दे करके नाम रखा जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको हम कहते हैं UN क्लॉज। ये कोई अपने आप में मैजिक डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि पहले से जो भी रूल्स और कस्टम्स जो चले आ रहे थे उनको कोडिफाई करके एक तरीके का डॉक्यूमेंट बनाया गया। उसी को हम नाम देते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसको हम कहते हैं UN क्लॉज। 20th सेंचुरी ने सब कुछ बदल के रख दिया जब ऑयल और गैस का खोज होने लगा और समुंदर के नीचे ऑयल और गैस मिलने लगे। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल फिशिंग के डिस्प्यूट होने लगे, हर देश की सबमरीन और नेवल कन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। समुंदर के नीचे जब केबल्स, वायर्स और इंटरनेट के जो केबल्स बिछने लगे, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के, जैसे कि ओवरलैपिंग क्लेम्स, नेवल कन्फ्लिक्ट, पावर पॉलिटिक्स को लेकर के यूनाइटेड नेशन इंटरफियर करता है। पहली बार यूनाइटेड नेशन 1958 में इंटरफियर करता है और फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ सी होती है। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ कन्वेंशंस तो बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इस कन्वेंशन से खुश नहीं होती हैं और ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाता है। जो यूनाइटेड नेशन का जो मेन कन्वेंशन है, जो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है, उसका मेन क्रिएशन 1973 से लेकर के 1982 के बीच में होता है। इन 9 सालों में 160 से ज़्यादा, 160 कंट्रीज़ से ज़्यादा कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती है, अपनी बात रखती है। हालांकि ये जो कन्वेंशन है, ये कोई एक कंट्री ने इसको ड्राफ्ट नहीं किया है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो कंसेंसस बेस्ड नेगोशिएशन यहाँ हुई हैं और कंसेंसस बेस्ड जो कंट्रीज़ हैं वो इसको जो रेटिफाई की हैं वो इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसीलिए इसको यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन हिस्ट्री में माना जाता है। जो करंट पोजीशन है और जो उसकी कोर फिलॉसफी है वो ये है कि जो ओशियंस हैं वो किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो भी स्टेट और कंट्रीज़ हैं उनके पास एक लिमिटेड सॉवरेन राइट्स है कि वो उसको यूज़ कर सकती हैं, यूटिलाइज़ कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं UN क्लॉज के जो मैरीटाइम जोन है उसके बारे में। देखिए, UN क्लॉज ने ओशियन को डिफरेंट जोन्स में बांटा है और सारे जोन्स की डिस्टेंस अलग अलग है और जो डिस्टेंस है उसको नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। उन सारे जोन्स का जो लीगल पर्पस है वो भी अलग अलग है। सबसे पहले होती है बेस लाइन। देखिए, सबसे पहले होती है बेस लाइन, जो लैंड है और उससे जुड़े जो कोस्टल एरिया की जो लो वाटर लाइन है वो होती है। यहीं से हम सारे डिस्टेंस को नापते हैं और यही स्टार्टिंग पॉइंट भी है। दूसरा होता है टेरिटोरियल सी, जो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। तो बेस लाइन से लेके जो 12 नॉटिकल माइल्स है, इन 12 नॉटिकल माइल्स में जो कंट्री है उनकी फुल सॉवरेनिटी होती है। जैसा कि जो भी कंट्रीज़ लैंड पे जैसे कंट्रोल करती है, उसी तरीके से 12 नॉटिकल माइल्स जो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स समुंदर में है, वो भी कंट्रोल उसी तरीके से किए जाते हैं जैसे कि लैंड पे कंट्रोल होता है। इसमें वाटर, सी बेड, सब सॉइल और एयर स्पेस भी इसमें इंक्लूड होती है।
इनका जो यूज़ है वो बेसिकली सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए किया जाता है। इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो उसको ट्रीट किया जाता है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की तरह। इसमें फ़िशिंग रेगुलेशंस भी है, जो भी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसकी राइट्स है उन कंट्रीज़ के पास, प्लस इसके पास एयर स्पेस कंट्रोल भी है। लेकिन इस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो ये टेरिटोरियल सी है, इसमें जो फॉरेन शिप्स हैं, जो दूसरे देशों की शिप हैं, वो इसमें नहीं है, घुस सकती हैं। वो इसमें अलाउ नहीं है कि इसमें इनको पैसेज मिले और वो इसमें घुसें। इनोसेंट पैसेज का जो कंसेप्ट है वो यहाँ अप्लाई होता है और वो इन 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर नहीं आ सकती हैं। इसके बाद आता है कॉन्टिग्यूअस जोन, जो 12 नॉटिकल माइल से लेके 24 नॉटिकल माइल्स तक रहता है। इसमें देखा जाए तो जो भी कंट्री है उसकी पूरी की पूरी फुल सॉवरेनिटी यहाँ नहीं होती है। ये एक तरीके से सिक्योरिटी बफर जोन बनाया गया है। ये प्रिवेंशन के लिए बनाया गया है और जो भी कंट्री है, स्टेट है, वो प्रिवेंट कर सकती है यहाँ कोई भी तरीके की जो भी क्राइम्स हैं उसको वो प्रिवेंट कर सकती है इन जोन्स में। जैसे कि कोई स्मगलिंग हो गई, कोई इमिग्रेशन वायलेशन होता है, कोई तरीके का कस्टम वायलेशन होता है, और कोई भी टैक्स के इवेजन्स अगर होते हैं तो जो भी देश है, जो स्टेट है, उसको राइट है और प्रिवेंट करने का। इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो बेस लाइन से लेकर के अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक रहता है। ये भी कंट्री की सॉवरेन राइट्स में से एक है, पर यहाँ भी पूरी तरीके से देखा जाए तो फुल्ली सॉवरेनिटी और सॉवरेन राइट्स यहाँ नहीं है। ये जो जोन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसमें जो कंट्री है, स्टेट है, वो जो है इसमें ऑयल और गैस का एक्सट्रैक्शन कर सकती है, फिशिंग कंट्रोल कर सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी का कोई इस्तेमाल करके जैसे कि विंड फार्म्स लगा सकती है, कोई भी तरीके की जो मैराइन रिसर्च कोई एक्टिविटी करनी है वो रिसर्च कर सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो EEZ है, उसकी डीमेरिट ये है कि जो भी दूसरे देशों की जो शिप है वो भी इस जोन में नेविगेट कर सकती है। जो दूसरे कंट्रीज़ की शिप है वो भी इस जोन में सेल कर सकती है और जो भी मिलिट्री की नेविगेशंस हैं वो भी इस जोन में अलाउड है। इसीलिए देखा भी जाता है कि EEZ जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ डिस्प्यूट्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो जोन है, वो जो मिनिमम लिमिट है इसकी वो 200 नॉटिकल माइल्स है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है 350 नॉटिकल माइल्स तक। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होंगी तब। इस जोन में भी, ये जो जोन है इसमें भी जो कंट्री है, स्टेट है, उसके पास राइट है सी बेडेड रिसोर्सेज पे और जो भी सब सॉइल है वो रिसोर्सेज पे इनका राइट है। जैसे कि कोई ऑफ शोर ड्रिलिंग हो रही है, कोई मिनरल की माइनिंग हो रही है और गैस हाइड्रेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इस जोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आता है हाई सी का कंसेप्ट। जो हाई सी का जोन है वो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद ये जो है हाई सी, वहाँ पे जो है सारी स्टेट्स और कंट्रीज़ की जो सॉवरेनिटी है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ कोई भी नेविगेट कर सकता है, इसीलिए इसको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पॉइंट भी कहा गया है। फिशिंग कर सकता है सब्जेक्ट टू सम रेगुलेशंस। यहाँ केबल्स और पाइपलाइन का भी इस्तेमाल होता है बिछाने के लिए। साइंटिफिक कोई रिसर्च करनी है तो वो भी कोई कर सकता है। यहाँ जो फ्रीडम, इस जोन में जो है फ्रीडम का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है। इसके बाद जो लास्ट जोन है, 7वां जोन, उसको हम कहते हैं द एरिया, जिसको डीप सीबेड भी कहते हैं। ये बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन सीबेड है। ये बियॉन्ड नेशनल सीबेड जुरिस्डिक्शन है। इसको कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं। और इस जोन को जो मैनेज करता है, वो जो अथॉरिटी है उसको कहते हैं हम इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इस पे भी कोई भी कंट्री और कोई भी स्टेट का कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इस जोन में हम डीप सी कोई माइनिंग कर सकते हैं
और कोई भी तरीके के जो रेयर अर्थ मिनरल हैं उसकी भी खोज कर सकते हैं। कोई भी कंट्री की सॉवरेनिटी हालांकि इस जोन में नहीं होती है, तो जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है जो भी कंट्रीज़ हैं, स्टेट हैं उनको। तब कोई भी इसके बाद ही कोई कंट्री और जो स्टेट है वो लाइसेंस लेने के बाद और जो भी रेगुलेशंस और कानून जो बने हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा उनका पालन करने के बाद ही उनको लाइसेंस मिलता है। इसके बाद जो है जो भी कंट्री है, स्टेट है, वो इसका यूटिलाइज़ और इस्तेमाल कर सकता है। अगर अब हम बात अमेरिका की करें तो अमेरिका ने यूएन क्लॉज को कभी रेटिफाई नहीं किया आज तक। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका यूएन क्लॉज के परव्यू में आएगा कि नहीं आएगा। इसको समझने के लिए देखिए यूएन क्लॉज को समझना ज़रूरी है। जो यूनाइटेड नेशन का जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी बना, वो 2 लेयर में बना है। सबसे पहला लेयर जो है वो बात करता है ट्रीटी के बारे में। जो भी स्टेट और कंट्रीज़ ने यूएन क्लॉज को रेटिफाई किया, जो मेंबर बने, जिन्होंने साइन किया, उन पे तो ये यूएन क्लॉज डायरेक्टली बाइंडिंग होगा। दूसरा लेयर जो यूएन क्लॉज का है वो कहता है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के बारे में। कोई भी रूल जो पहले से चला आ रहा हो और उसको अगर हम प्रैक्टिस में ला रहे हों और उसको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कस्टमरी लॉ बन जाता है और वो भी यूएन क्लॉज का पार्ट माना जाता है। इसीलिए यूएन क्लॉज ने जो एग्जिस्टिंग कस्टम थे उनको भी कोडिफाई किया और साथ ही साथ जो नए रूल और लॉ बने उनको भी जनरेट किया और बनाया। जितने भी मैरीटाइम जोन हमने आपको बताए, चाहे वो टेरिटोरियल वाटर्स की बात हो, कंटिगुअस जोन की बात हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात हो, ये सारी चीज़ें जो यूएन क्लॉज में हैं वो ज़्यादातर पार्ट्स इनके एक कस्टमरी रूल और कस्टमरी लॉ बन चुके हैं। और यूएस की जो नेवी है वो इन सारे जोन्स को और इन सारे रूल्स को फॉलो करती है। तो चाहे अमेरिका यूएन क्लॉज को रेटिफाई करे चाहे ना करे, ओवरऑल देखा जाए तो यूएन क्लॉज अप्लाई होगा अमेरिका पे भी। हालांकि जब हम बात करते हैं इसके एनफोर्समेंट की और इम्प्लीमेंटेशन की, पेनाल्टीज़ की, तो यूएन क्लॉज क्या जितने भी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है हमें देखने को मिलता भी है कि जब वो इन्फोर्समेंट का स्टेज आता है, इम्प्लीकेशन का स्टेज आता है, कोई पेनाल्टी का स्टेज आता है या पनिशमेंट के स्टेज पे भी हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इन्फोर्समेंट के स्टेज पे आ करके फेल हो जाती हैं। ये सिर्फ यूएन क्लॉज की बात नहीं है, जितने भी यूनाइटेड नेशन की जितनी भी बॉडी बनाई गई हैं, जो भी इंटरनेशनल बॉडीज़ बनी, चाहे यूनाइटेड नेशन क्यों ना हो, वो सारी बॉडीज़ इन्फोर्समेंट के स्टेज पर आ करके कहीं ना कहीं फेल हो जाती हैं। तो जो हमने इस वीडियो में देखा कि एंशिएंट और मेडिवियल पीरियड में जो पावरफुल कंट्रीज़ थीं, जैसे कि स्पेन या पोर्चुगल की जो हमने रेफरेंस दिया आपको, जो पावरफुल अम्पायर्स थे, पावरफुल कंट्रीज़ थी, पहले भी वो अपनी मनमानी करते आ रहे थे और उनका ये भी मानना था कि समुंदर जो ओशन जो है उस पर उनका राइट है। और अगर हम आज की बात भी करें, यूएन क्लॉज आ गया, यूनाइटेड नेशन की जितनी भी बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, वो सारे लॉ कानून इंटरनेशनल बॉडीज़ आने के बाद भी आज अमेरिका उनको फॉलो करते हुए भी या न भी करते हुए मानने से इनकार करता है। तो पहले भी जो बात थी कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, पावरफुल अम्पायर हैं, वही कंट्रोल करेंगे चीज़ों को, अगर हम आज देखें, आज के टाइम की बात करें तो काफ़ी हद तक चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ बदला नहीं है। आज भी पावरफुल ही कंट्रोल कर रहा है और एंशिएंट और मेडिवियल पीरियड में भी यही था कि वही कंट्रोल कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए जो पावरफुल है, जो ताकतवर है, जो शक्तिशाली है, वो कहीं ना कहीं कानून से ऊपर अपने आप को पहले भी समझता था और आज भी समझ रहा है। और पावरफुल जो है, ताकतवर जो है, वो कहीं ना कहीं बेलगाम हो चुका है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। और क्या कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो भी फोरम पे जो बॉडीज़ हैं उनके इन्फोर्समेंट के स्टेज पर क्या बदलाव किया जाना ज़रूरी है और किस तरीके से हम इन्फोर्समेंट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि जो भी और भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं या जो भी लेस पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो सारी एक तरीके से इक्विटी के स्टेज पर आकर के उनका पालन किया जा सके
और इक्वालिटी के साथ जो भी चीज़ें हैं उनका कंप्लायंस हो सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द लॉ एंड बियॉन्ड।